Hi, how are you all today? I hope you guys watched my last lecture. If you have any doubt regarding any particular topic, please put a comment and I'll try to give the answer right away. So आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका परफॉर्मेंस इनहेंसिंग ड्रग्स के ऊपर हम बात करेंगे. ये आपका दो पार्ट में डिवाइड होगा लेक्चर. इसके अंदर हम सप्लीमेंटेशन की बात करेंगे और क्या बेसिक कंपाउंड. देखो इस वक्त वर्ल्ड में एन नंबर ऑफ सप्लीमेंट्स आते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट फॉर्मुलेशन के साथ में, लेकिन जो उनके बेसिक कंपाउंड होते हैं वो बहुत सेम होते हैं, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते. तो आज मैं उन बेसिक कंपाउंड्स के बारे में आपको बताऊंगा. उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आपकी एल्गोजेनिक एड्स क्या होती हैं, आपके स्टेरॉइड्स क्या होती हैं, प्रो हार्मोन्स क्या होते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे. लेकिन हम सीक्वेंस में बात करेंगे. ये जो चैप्टर है दिस इज चैप्टर 11 ऑफ योर NSCS CSCS, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगा कि पर्टिकुलर स्टेरॉइड को कैसे यूज़ करते हैं, कितने ml में यूज़ करते हैं, क्योंकि वो आई थिंक हमारे एथिक्स के अगेंस्ट होगा. लेकिन फिर भी मैं आपको उन पर्टिकुलर कंपाउंड्स के बारे में बताऊंगा, आपकी बॉडी पे क्या उसके पॉजिटिव और क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं. लेकिन मैं एक चीज़ को रेकमेंड करता हूँ, स्टेरॉइड आर रियली डेंजरस फॉर यू. और अगर विदाउट किसी डॉक्टर की गाइडेंस के बिना अगर आप उनको ले रहे हैं तो आपकी बॉडी के लिए बहुत मेजर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. यू माइट डाई एज वेल. अगर स्टेरॉइड को यूज़ करते हैं वो सिर्फ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में यूज़ करते हैं. अगर आपकी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स अगर उनकी डेफिशिएंसी या फिर उनके जो आपकी बॉडी में जो सिंथेसाइज होते हैं, जो रिलीज होते हैं, अगर वो सर्टेन लेवल से कम होते हैं तो आपके डॉक्टर्स एंडोक्राइनोलॉजिस्ट आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, आप सिर्फ अपनी बॉडी बिल्डिंग में या स्टेज पे जाके परफॉर्म करने के लिए, डोंट प्ले अराउंड विद योर बॉडी. मैं एक ही चीज़ कहूँगा, ठीक है. तो अभी हम स्टार्ट करेंगे परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस एंड मेथड्स के ऊपर. आज हम पूरी बात करेंगे. जस्ट अ मोमेंट. ओके, तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? प्रोवाइड रिलायबल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन टू एथलीट्स ऑन द रिस्क एंड बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस इंक्लूडिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड. देखो ये एक हार्ड फैक्ट है हमारी फिटनेस इंडस्ट्री का, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का, कि कितने भी ज़्यादा आपको बता दिया जाए, कितने भी टॉपिक्स पर एक्सप्लेन किया जाए, उनके नेगेटिव इफेक्ट बताए जाए, लेकिन फिर भी लोग उनको लेते हैं. अब ये एथिकल है अनएथिकल है, इसके हम ऊपर डिबेट नहीं करेंगे. ये एक सोशल इशू है जिसके ऊपर डेफिनेटली बहुत बात होनी चाहिए. गवर्नमेंट शुड स्टेप इन. बाकी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो USA की है, उसने बहुत सारे सब्सटेंसेस को बैन किया है. कंप्लीट एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स को बैन किया हुआ है. और कुछ स्टेरॉइड ऐसी हैं जैसे आपका ट्रेंडलॉन हो गया, जिसका क्लिनिकल यूज नहीं होता. तो उन केसेस में आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं. तो DNP, जिसको डाइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, अगेन अगर मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, इट्स एब्सोल्युटली लीथल फॉर योर ओन बॉडी. तो अभी मैंने आपको बता दिया कि रिलायबल और अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि आपके परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स किस तरीके से आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं. अंडरस्टैंड द एफिशिएंसी एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ द ओवर द काउंटर डाइटरी सप्लीमेंट. अब ओवर द काउंटर का मतलब क्या होता है? आपको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होती उनको लेने के लिए, जो आपकी जनरल सप्लीमेंट की शॉप्स में आपको मिल जाता है. सप्लीमेंट्स मार्केटेड टू एथलीट्स फॉर एनहांसिंग स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज परफॉर्मेंस. और जो ओवर द काउंटर, अब इस चीज में आप कंफ्यूज मत होना. स्टेरॉइड और सप्लीमेंट्स आर कंप्लीटली टू डिफरेंट थिंग. मेजॉरिटी ऑफ सप्लीमेंट्स आर डाइटरी, वो फूड रिप्लेसमेंट होते हैं, वो स्टेरॉइड्स नहीं होते. स्टेरॉइड जो आपके एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, टू बी प्रिसाइज, वो आपके एंड्रोजन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं. जो आपके जर्नल सप्लीमेंटेशन होती है वो केमिकल चलो होते हैं टिल एन एक्सटेंट, लेकिन वो कभी रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होना या उस तरीके से नहीं करते. आपकी बॉडी में वो एक तरह जो मील है, फूड है, उसको रिप्लेस करते हैं, या फिर आपकी बॉडी में जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है अमीनोज की, विटामिन की, मिनरल्स की, उनको फुलफिल करते हैं, अगर वो जनरल डाइट से आपको नहीं मिल रहा. Determine which performance enhancing supplements are beneficial for strength, power, performance, endurance, performance और both. तो आज ये भी बताएंगे कौन से सप्लीमेंट जो आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, उसमें एक्चुअल में आपकी बॉडी पे जो स्ट्रेंथ और पावर, परफॉर्मेंस और एंड्योरेंस को इंप्रूव करने में काम करते हैं. Distinguish between those performance enhancing supplements that mimic the effects of hormones in the body and those that improve performance through some of other means. मतलब कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में नेचुरल टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपकी ईस्ट्रोजन इन फीमेल्स, या कुछ ऐसे सप्लीमेंट जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने के लिए. आज हम उसके ऊपर भी बात करेंगे. और क्या वो आपके FDA ने और डोपिंग, एंटी डोपिंग जो एजेंसी है उन्होंने अप्रूव किया हुआ है उनको. अब हम बात करते हैं की टर्म में, जिसको एल्गोजेनिक एड बोलते हैं.
एल्गोजेनिक एड के हम डेफिनेशन की बात करेंगे, एनी सब्सटेंस, मैकेनिकल एड और ट्रेनिंग मेथड दैट इंप्रूव स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. For the purpose of this chapter, the term refers specifically to the pharmaceutical aids. मतलब ऐसी कोई भी एल्गोजेनिक एड होती है, वो तो चाहे मैकेनिकल हो या फिर वैसे अपने मैकेनिकल इन द सीन्स इन द टर्म कि आपने कोई ऐसे स्पेसिफिक सूट पहनते हैं जो अपनी आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं, कुछ गार्ड्स पहनते हैं जैसे नी गार्ड हो गया, या डिफरेंट तरीके से चीज़ जो ओलंपिक्स में अलाउड नहीं है या फिर अलाउड होती है डिपेंडिंग ऑन आपके क्या क्राइटेरिया, कौन से स्पोर्ट्स को आप परस्यू कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंटेशन या फिर ऐसी चीजें जो केमिकली आपकी बॉडी में आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करती हैं, जो हमारी जिसको हम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स भी बोलते हैं. ओके, द एथलीट्स फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी to apply sound principle of training including adequate nutrition before using any nutritional supplement or ergogenic aid. Before purchasing or consuming a product, an athlete should seek guidance from qualified professional to make sure the choice is both legal and effective. अब ये जो पैराग्राफ है बहुत क्रूशल है. देखो आज के टाइम में कोई भी यंगस्टर, मैं इंडिया की बात करूं, अगर वो जिम को ज्वाइन करते हैं तो उनके माइंड में एक ही चीज आती है कि हम कैसे अपनी बॉडी को जल्दी से जल्दी चेंज करें, हमें मसल गेन करनी है, हमें फैट लॉस करना है, लीन गेन करना है, हमें परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, हमें कुछ भी करना है अगर हमें, तो उसमें आप समझिए पहले जो आपकी नेचुरल पोटेंशियल है, जो आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से जेनेटिकली जो मैक्सिमम अचीव कर सकते हो, पहले उसको अचीव कीजिए. अब याद करिए, आपने सबने फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी, उसमें जो नॉर्स लगाते हैं जो उसकी इंजन की कैपेसिटी बढ़ा देता है, बीएचपी बढ़ा देता है, ब्रेक हॉर्स पावर बढ़ा देता है. उसमें क्या होता है, पहले अगर आपने देखा होगा विन डीजल और उसके साथ में जो पॉल वॉकर होते हैं, तो विन डीजल थोड़ा स्मार्ट तरीके से प्ले करता है. वो नॉस को पहले उसके बटन को प्रेस नहीं करता, पहले जो इंजन की पूरी कैपेसिटी है, जितना मैक्सिमम हॉर्स पावर इंजन उसका प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट पुटिंग एनी नॉस, वो पहले उस एफिशिएंसी को अचीव करता है, उसके बाद नॉस को उस पर्टिकुलर इंजन में डालता है. सेम हमारी ह्यूमन बॉडी में होता है. पहले हमारी जो नेचुरल पोटेंशियल है, कितना हम मैक्सिमम हाइपरट्रॉफी स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं नेचुरली विद द न्यूट्रिशन, विद द राइट न्यूट्रिशन, विद द राइट फॉर्म एंड टेक्निक, विद द प्रॉपर रेस्ट एंड रिकवरी. पहले हमें उस पर काम करना चाहिए. उसके बाद अगर हम स्टेज पे खड़े हैं या फिर आपको लगता है कि नहीं, देयर आर 10 पीपल स्टैंडिंग जिसमें से 9 लोग परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स ले रहे हैं, 10वां बंदा अगर सोचता है कि मैं बिना उसके कंप्लीट कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता है. लेकिन इस एथिकली नहीं लेना चाहिए. लेकिन अगर आप ले रहे हैं, आपको अगर इफ यू हैव टू विन और आपके कोचेस या कंट्री अगर उस चीज को परस्यू कर रहा है, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा, पहले आपकी नेचुरल पोटेंशियल को हिट कीजिए, उसके बाद किसी सप्लीमेंटेशन या परफॉर्मेंस एनहांसिंग ड्रग्स को यूज कीजिए अगर करना ही है. अगर आप नेचुरल पोटेंशियल को यूज नहीं करोगे, नेचुरल पोटेंशियल तक हिट नहीं करोगे, तो आपकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ या हाइपरट्रॉफी अचीव हो सकती है वो नहीं होगी. राइट, ओके. अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस एनहांसिंग सब्सटेंस कौन से होते हैं. प्रोडक्ट्स दैट कैन बी सोल्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट. अब याद रखिए, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और डाइटरी सप्लीमेंट्स को आप कंबाइन मत कीजिए, ये दोनों डिफरेंट होते हैं. बट हम बात कर रहे हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स के प्रोडक्ट और अदर देन टोबैको. टोबैको हम यूज नहीं करते. टोबैको कैंसरस हो सकता है आपकी बॉडी में, थोड़ा सा स्टिमुलेंट की तरह भी काम करता है लेकिन अच्छा नहीं होता. और प्रोडक्ट अदर देन टोबैको इंटेंडेड टू सप्लीमेंट द डाइट. अब याद रखो, सप्लीमेंट द डाइट. दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट एक अच्छी बैलेंस्ड हेल्दी डाइट को रिप्लेस नहीं कर सकता. सप्लीमेंट्स का मतलब ही होता है आप अच्छी डाइट लीजिए. अगर डाइट से आपको कुछ चीजें मिसिंग है, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया या फिर आपके वर्क रूटीन के चक्कर में, तब आप सप्लीमेंट पे जाइए. मस्ट बी इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन. मतलब सप्लीमेंटेशन का मतलब वही होता है जिसको ओरली आप खाएंगे, जो आपका डाइजेशन के थ्रू जाएगा. कैन नॉट बी एडवर्टाइज फॉर यूज एज ए कन्वेंशनल फूड और द एज अ सोल आइटम विद इन अ मील और डाइट. मतलब सप्लीमेंट्स को ऐसे प्रमोट नहीं किया जा सकता कि कन्वेंशनल मील का रिप्लेसमेंट. कन्वेंशनल मील आपको लेनी ही लेनी है. अगर कन्वेंशनल मील में अगेन आपके एनवायरमेंटल फैक्टर या वर्क रूटीन के चक्कर में आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती अपनी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज हैं पर डे की, तब आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. ओके, द प्रोडक्ट्स दैट कैन बी सोल्ड एज अ डाइटरी सप्लीमेंट तो ओवर द काउंटर होते हैं. इसमें आपके विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, किसी तरीके की हर्ब हो गई, बोटेनिकल हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, डाइटरी सब्सटेंस को यूज बाय द ह्यूमंस टू सप्लीमेंट द
डाइट बाय इंक्रीजिंग द टोटल डाइटरी इनटेक, मतलब अगर आपको प्रोटीन आपका कंप्लीट नहीं हो रहा, इफ यू आर अ वेजिटेरियन, आपके पास ज्यादा सोर्सेज नहीं है, आपकी जो रूटीन बिल्कुल अलग है, तब यू कैन प्रोवाइड योरसेल्फ विद द प्रॉपर अमीनोस, concentrate, metabolite, constituent extracts or combination of any of the above ingredients, मतलब ये सारे कैटेगरीज में आपके सप्लीमेंट्स में आते हैं. Okay, the distinction between a drug and a dietary supplement is linked to FDA approval for safety and effectiveness. अब याद रखिए, अगर कोई भी सप्लीमेंट पे तो FDA इतना मेजर अभी फोकस नहीं किया है, पर दे हैव स्टार्टेड. लेकिन जितनी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स होती हैं, जितनी भी चीजें होती हैं, उनको FDA अप्रूवल लेना होता है. वैसे किसी भी मेजोरिटी ऑफ द एनाबॉलिक स्टेरॉइड का आपका FDA अप्रूवल नहीं होता, सिर्फ उन्हीं का अप्रूवल होता है जो कहीं ना कहीं आपकी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में काम करती हैं, जिनको क्लिनिकल यूज जिनका होता है, तभी उनको FDA, लेकिन वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही होता है. अंडरग्राउंड लैब्स में सिंथेसाइज करते हैं, ब्लैक मार्केट में बिकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. अगर आप उनकी पोजीशन में पकड़े जाते हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं, क्लास 1 ड्रग होती है, क्लास 2 ड्रग होती है, क्लास 3 ड्रग्स होती हैं. तो ये तीनों ही ड्रग में आपकी क्लास 1 में तो आपको बहुत ही ज्यादा सीधा ही जेल टर्म हो जाते हैं, तो उनकी क्लासिफिकेशन की आपकी बॉडी के लिए वो कितना ज्यादा डेंजरस हो सकती है, उन सबको आपका FDA अप्रूव करता है. अब हम बात करते हैं हार्मोन्स की. हार्मोन्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड. देखो हार्मोन्स का मतलब क्या होता है. स्टेरॉइड मैंने आपको बता दिया, जो फैट बेस्ड एनाबॉलिक्स होते हैं आपके, और एनाबॉलिक मतलब जो आपकी बॉडी का एनाबॉलिज्म बढ़ाता है. अब द सिंथेटिक मैन मेड डेरिवेटिव्स ऑफ द मेल सेक्स हार्मोन्स, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं. तो याद रखो, आपकी जो मेजॉरिटी ऑफ जो स्टेरॉइड हार्मोन्स आपको देखने को मिलेंगे, मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपका एनाबॉलिज्म बढ़ाते हैं, मसल हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ, आपकी मस्कुलैरिटी बढ़ाते हैं, वो ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन बेस्ड होते हैं. क्योंकि आपको पता है प्राइमरली बिल्कुल बेसिक लेवल पे आपके जो दो हार्मोन्स होते हैं, फीमेल में ईस्ट्रोजन और मेल में टेस्टोस्टेरोन, वही जो एक टेस्टोस्टेरोन लड़के को लड़का बनाता है और ईस्ट्रोजन जो लड़की को लड़की बनाता है. तो जितने भी आपको आपको हम स्टेरॉइड्स की बात करेंगे, वो कहीं ना कहीं या तो प्रो टेस्टोस्टेरोन होंगे या इसके ही डेरिवेटिव होंगे, और वो जाके कंबाइन होते हैं आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स के साथ. एंड्रोजन का मतलब यही होता है जो आपके बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड या फिर जो स्टिमुलेशन करता है लीन मास के लिए, मसल्स के एनाबॉलिज्म को. ठीक है. एलिवेशंस इन टेस्टोस्टेरोन कंसंट्रेशन stimulate protein synthesis resulting in improvements in muscle size, body mass and strength. तो जो टेस्टोस्टेरोन की जो कंसंट्रेशन बढ़ती है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाता है आपकी मसल्स में, और इन द रिजल्ट आपका मसल साइज बढ़ता है, बॉडी मास और स्ट्रेंथ बढ़ती है. ओके तो कुछ बेसिक एनाबॉलिक स्टेरॉइड हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें डायनामोल क्या होता है, आपका एनावर क्या होता है, विंस्ट्रॉल क्या होता है, आपका एंड्रॉल क्या होता है, हेलिस्टिन क्या होता है, आपका जिसको मेटाडोन वो क्या बोलते हैं, प्रोवियन क्या होता है, डेप्रोटेस्टोस्टेरोन क्या होता है, डेक्टाड्यूराबोलिन क्या होता है, विंस्ट्रॉल क्या होता है, जो भी मैंने बताया था आपके, जिसको हम प्राइमोब्लिन डिपो बोलते हैं, एक्विपॉइस होते हैं, और जिसको फिनेजिक भी बोलते हैं. तो ये जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं, इनको मैं इनका जो एक्चुअल मेडिकल नेम है वो मैं आपको बताऊंगा, और उनका ट्रेड नेम क्या है और ये आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालते हैं, ये सेकंड लेक्चर में होगा. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड के डोजेस की. देखो एनाबॉलिक स्टेरॉइड के दो तरीके से लिए जा सकते, दो क्या वैसे उससे ज्यादा तरीके भी होते हैं. आपके ओरल होते हैं, आपके इंजेक्टेबल होते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है, या फिर बहुत सारे स्प्रे भी आते हैं, या फिर आपकी स्किन पे रब करके भी, स्किन के थ्रू भी एब्जॉर्ब होते हैं. तो एथलीट्स टिपिकली यूज एनाबॉलिक स्टेरॉइड इन ए स्टैकिंग. स्टैकिंग का मतलब क्या होता है, आपके 2 या 3 हार्मोन्स को कंबाइन करके उनके रिजल्ट्स को बढ़ाया जाता है. जैसे ट्रेनबोलोन को आपके टेस्टोस्टेरोन के साथ कंबाइन किया जाता है, और उसके साथ साथ हो सकता है आपके मैस्ट्रोन के साथ भी किया जाए, ताकि आपकी जो ओवरऑल रिजल्ट है वो एम्पलीफाई हो जाए. और स्टैकिंग में क्या होता है, जैसे कुछ हार्मोन्स का आपका अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में है, तो उनकी अरोमाटाइजेशन हो जाता है. अरोमाटाइजेशन का मतलब क्या होता है, उनका कन्वर्जन हो जाता है ईस्ट्रोजन में. तो बॉडी हमेशा एक बैलेंस मेंटेन करती है. तो अगर हम स्टैकिंग की बात करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स को कंबाइन करके जब हम चलते हैं, तो कुछ कंपाउंड ऐसे भी लेते हैं जो आपकी बॉडी में एक पर्टिकुलर हार्मोन का जो नेगेटिव इफेक्ट है उसको बैलेंस आउट करने के लिए. लेकिन याद रखिए, किसी भी एनाबॉलिक स्टेरॉइड पे बहुत ज्यादा वास्ट स्टडीज नहीं है, तो क्या मेजर इन द लॉन्ग टर्म वो आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगा ये नहीं पता. लेकिन अगेन स्ट्रिक्टली मेंशन मैं दोबारा से कर रहा हूं कि इट्स रियली डेंजरस फॉर योर बॉडी अगर आप उसको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना ले लें. ठीक है. अब हम बात करते हैं
steroid in a stacking regime in which they administer several different drugs simultaneously, मतलब बहुत सारी ड्रग्स को simultaneously करते हैं और हर ड्रग की एक हाफ लाइफ होती है, तो उसके अंदर वो हमें हाफ लाइफ के ऊपर नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा. The potential of one anabolic agent may be enhanced when it is consumed simultaneously with another anabolic agent. ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टैकिंग के लिए, ताकि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाए. अब डोजेस की बात करते हैं. Most users use the drugs for several weeks or months and alternate these cycles with a period of discontinued use. अब वो याद रखिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड को एक साइकिल की तरह क्यों लिया जाता है. ऐसा क्यों नहीं लिया जाता क्योंकि लोग उसको लाइफ लॉन्ग लेते रहे. तो अगर हमारी बॉडी में सर्टेन हार्मोन जो प्राइमरली आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स पे काम करते हैं, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक इस एलिवेटेड रहे आपके ब्लड में, तो जो आपके एंड्रोजन रिसेप्टर्स होते हैं वो उनके लिए सेंसिटिव नहीं रहते हैं, जिसको डाउन रेगुलेशन बोलते हैं. तो आपकी बॉडी में जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, वैसे ही आपकी बॉडी में हार्मोन्स का रेजिस्टेंस आ सकता है. मतलब रेजिस्टेंस तो वैसे बहुत डिस्टेंस टर्म में इतना कभी होता नहीं है, लेकिन वो साइक्लिक वे में इसलिए लिया जाता है ताकि अगर सर्टेन लेवल से ज्यादा आपकी बॉडी में वो पर्टिकुलर हार्मोन है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, तो उनका जो इफेक्ट है वो ज्यादा होने के बावजूद भी उतना नहीं होता. क्यों? क्योंकि उन रिसेप्टर्स का डाउन रेगुलेशन हो जाता है. Often athlete administer the drug in a pyramid step. Pyramid step का मतलब क्या हुआ? Patterns in which doses are steadily increased over the several weeks. Towards the end of the cycle, the athlete step down to reduce the likelihood of negative side. मतलब pyramid तरीका क्या होता है? मतलब वो ऐसे एक जैसे आप इन्वर्टेड वी होता है, वो डोजेस को धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और जब मैक्सिमम पहुंचते हैं उसके बाद जब वो अपने साइकिल के एंड पे जाते हैं तब धीरे धीरे घटाते जाते हैं. याद रखो आपकी बॉडी में जो मोस्टली होते हैं टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव होते हैं. तो अगर आपकी बॉडी में वो अगर आप डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं या फिर एनाथ्रेट या साइफरेट या कोई भी उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो बॉडी अपना जो नेचुरल प्रोडक्शन है जो आपकी टेस्टी में प्रोड्यूस होता है उनको रिड्यूस कर देती है, जिससे टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकता है और बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है. तो who uses anabolic steroid? कौन यूज करता है? ओलंपिक एथलीट्स, प्रोफेशनल एथलीट्स, कॉलेज एथलीट्स हो गए, हाई स्कूल एथलीट्स हो गए, हैव बीन रिपोर्टेड टू यूज द स्टेरॉइड. अब स्टेरॉइड यूज करना बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. आपका पीयर प्रेशर हो सकता है, आपको एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में एक्सेल करने का प्रेशर हो सकता है, आपको आसपास के बंदों से, या फिर बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो आपको एक अनएथिकल सी बॉडी दिखाते हैं. अनएथिकल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे स्टिमुलेंट्स लेने पड़ते हैं, या फिर जो फोटोशॉप से किया जाता है, जो नॉर्मली अगर एक बार अचीव हो गया जिसको आप लॉन्ग टर्म तक सस्टेन नहीं कर सकते. तो ये जो एक हमारी जो एक विजुअली अपीलिंग बॉडी बनाने के लिए स्टेरॉइड्स को यूज किया जाता है. लेकिन याद रखिए जो सेलिब्रिटीज हो गए, जो प्रोफेशनल हो गए, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फोटो शूट के लिए अचीव करते हैं, उसके बाद वो लाइफ लॉन्ग वैसे नहीं रहते. Many users are not involved in sports. They use steroid to improve appearance. तो याद रखिए हार्डली आपका जो मार्केट में है वो 10% है जो स्पोर्ट्स में यूज होते हैं, मे बी बिलो 10%. बाकी जो 90% है, they just take these steroid just for their own pleasure या फिर appearance के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए, ताकि उनकी बॉडी देखने में अच्छी लगे. Muscle mass and strength. Increase in muscle protein synthesis with steroid use are likely responsible for increasing lean body mass. मतलब डेफिनेटली जो जितनी भी स्टेरॉइड आप लेते हैं वो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाती हैं और आपका लीन मसल मास बढ़ाने में हेल्प करती है. चेंजेस अकर इन बोथ रिक्रिएशनली ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटिटिव एथलीट्स. डेफिनेटली आपके रिक्रिएशनली ट्रेन्ड बंदे जो किसी में स्पोर्ट्स में कंपीट नहीं कर रहे, या फिर कॉम्पिटिटिव एथलीट्स, उसके अंदर काम करती है. अब हम बात करते हैं चेंजेस इन लीन बॉडी मास विद एनाबॉलिक स्टेरॉइड एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉलोइंग ड्रग सीजेशन. अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में आपकी बॉडी में कैसे काम करती है. ये ग्राफ है. अब किसी भी ड्रग की पोटेंसी को देखने के लिए जब उसका क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं तो देखा जाता है एक टर्म, एक एक्चुअल ड्रग होती है, एक होता है प्लेसिबो. प्लेसिबो का मतलब क्या होता है? उसमें कोई भी ड्रग या कोई भी कंपाउंड नहीं होता, इट्स जस्ट एक मीठी गोली की तरह होती है. मतलब उसके अंदर कोई भी ऐसा एजेंट नहीं होता जो आपकी बॉडी में कोई इफेक्ट डाले, जस्ट अ प्लेन शुगर या सॉल्ट या कुछ भी. लेकिन जो सामने वाले केस स्टडीज होते हैं, जो सामने वाले लोग हैं जिनको वो पर्टिकुलर ड्रग दी जा रही है, उनको नहीं बताया जाता कि उनको एक्चुअल ड्रग दी जा रही है या उनको प्लेसिबोस दिए जा रहे हैं. और अगर आप समझो 20 लोगों पे स्टडीज कर रहे हैं तो 10 लोगों को एक्चुअल ड्रग दी जाती है और 10 लोगों को प्लेसिबो दिया जाता है. प्लेसिबो मतलब ड्रग नहीं दी जाती. तो उनकी बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से उस ड्रग की पोटेंसी को चेक किया जाता है. लेकिन 20 के 20 लोगों को यही बताया जाता है कि आपको एक्चुअल में वो ड्रग दी जा रही है. तो जिन लोगों को डेक्काड्यूरामोलिन दिए गई है, जिसका दूसरा नाम नेड्रोलॉन भी होता है, तो अगर हम बात करते हैं इंक्रीज फैट फ्री मास, उनकी बॉडी में कितना मसल मास, लीन मास बढ़ा और कितने टाइम में बढ़ा.
तो याद रखिए जो आपका ब्लूइश दिख रहा है ये आपके डेकाड्यूराबोलिन है, नैंड्रोलॉन है, मतलब जिन्होंने नैंड्रोलॉन लिया है उनका जो लीन मसल मास है वो प्लेसिबो के मुकाबले ऑलमोस्ट ट्वाइस या थ्राइस उन्होंने जल्दी गेन किया है। इट मींस दीज ड्रग वर्क। अब हम बात करते हैं एथलेटिक परफॉर्मेंस में। द proposed ergogenic benefits commonly attributed to anabolic steroid use are increased muscle mass, strength and athletic performance। मतलब जो कॉमन ही होते हैं जितने भी आपके स्टेरॉइड यूज करते हैं, कुछ स्टेरॉइड आपके कार्डियोस्क्रिन एंड्योरेंस पे काम करती है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, कुछ आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा काम करती हैं, मेजोरिटी आपकी हाइपरट्रॉफी के ऊपर बात करती हैं, आपकी कटिंग डाउन साइकिल में, गेनिंग में। तो प्राइमरली जो उनके रिजल्ट्स होते हैं बहुत ही मिक्स्ड होते हैं, ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, जो आपकी एक्चुअल में एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे भी बहुत फर्क डालते हैं। दीज चेंजेस डिपेंड ऑन द ट्रेनिंग स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। याद रखिए आप कितना भी स्टेरॉइड ले रहे हैं, अगर आपका न्यूट्रिशन सही नहीं है, अगर आपका ट्रेनिंग स्टिमुलस सही नहीं है, तो आपको जो उसके बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो कभी नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब इन स्टेरॉइड के साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा होते हैं। एनाबॉलिक स्टेरॉइड यूज इज एसोसिएटेड विद चेंजेस इन एग्रेशन, अराउजल एंड इरिटेबिलिटी। मतलब एग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, आपको बहुत जल्दी मूड स्विंग होते हैं, गुस्सा आता है, आपका अराउजल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, और जब इन आप ड्रग्स को छोड़ देते हैं तो आपका डिप्रेशन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। द मेडिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनाबॉलिक स्टेरॉइड मे बी समवॉट ओवरस्टेटेड। तब देखो मेडिकल प्रॉब्लम जो आती है, अब याद रखो एक स्टेरॉइड की जो प्रॉब्लम है जरूरी नहीं है वो अगर एक बंदे को आ रही है तो दूसरे बंदे को भी आए, ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होती है, डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन जो क्लिनिकल स्टडीज में जब बताया जाता है कि कुछ इफेक्ट्स किसी में आ रहे हैं, कुछ इसमें आ रहे हैं, तो लेकिन नेगेटिव इफेक्ट डेफिनेटली होते हैं। मैनी ऑफ द साइड इफेक्ट्स लिंक्ड टू अब्यूज आर रिवर्सिबल अपॉन सीजेशन। याद रखो जितने मेजॉरिटी ऑफ द साइड इफेक्ट्स होते हैं वो जैसे ही आप स्टेरॉइड को छोड़ोगे, जैसे आपकी बॉडी नॉर्मल होमियोस्टेसिस पे आएगी, इक्विलिब्रियम पे आएगी, तो मेजॉरिटी ऑफ द साइड इफेक्ट्स आर रिवर्स्ड। Side effects differ between anabolic steroid use under medical supervision and consuming many drugs at high doses। तो याद रखो अगर आप डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो, अगर आपकी बॉडी में एक्चुअल में प्रॉब्लम है, जैसे छोटे बच्चों में HGH की अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो डॉक्टर उनको एक सर्टेन अमाउंट में एडमिनिस्टर करता है HGH ताकि उनकी ग्रोथ बढ़ी रहे। उस डॉक्टर को पता होता है, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को पता होता है कि किस टाइम पे हमें कितना इसको एडमिनिस्टर करना है ताकि इसकी ग्रोथ बेटर रह पाए। लेकिन जो एथलीट्स लेते हैं, बॉडी बिल्डर्स लेते हैं, स्ट्रेंथ एथलीट्स लेते हैं, वो उसको इतना ज्यादा स्टैक कर लेते हैं अपनी नॉर्मल रिक्वायरमेंट से ऑलमोस्ट इन सम वेज। अगर आप टेस्टोस्टेरोन ले रहे हैं तो 150 mg से 200 mg पर वीक लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एथलीट्स उसको 800 to 900 mg तक भी ले जाते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। अब हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरोन प्रीकर्सर्स या जिसको प्रो हार्मोन्स बोलते हैं। प्रो हार्मोन्स का मतलब क्या होता है? वो डायरेक्टली वो हार्मोन्स नहीं होते, लेकिन वो उस पर्टिकुलर हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में या सिंथेसाइज करने में आपकी बॉडी की हेल्प करते हैं। So although performance changes may not occur with the pro-hormones use, athletes may be at higher risk for experiencing adverse side effects similar to those associated with anabolic steroid use। लेकिन देखो pro-hormones का एक थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट क्या है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो इतने ज्यादा नहीं होते जितने एक्चुअल स्टेरॉइड हार्मोन्स के होते हैं, लेकिन जो उसके नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं जनरल स्टेरॉइड हार्मोन के। तो प्रो हार्मोन्स को बहुत ज्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं HCG, जिसको ह्यूमन कोरिकोनिक गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं। दोबारा से सुनो, ह्यूमन आपका कोरियोनिक जिसको गोनाडोट्रोपिन बोलते हैं, जिसको शॉर्ट टर्म में हम HCG बोलते हैं। याद रखो HCG क्या होता है। HCG आपकी फीमेल्स की प्रेगनेंसी के टाइम में रिलीज होता है, प्रेगनेंसी को चेक करने। ये एक हार्मोन होता है जो फीमेल्स प्रोड्यूस करती है ज्यादा एफिशिएंसी में। तो ये आपकी जब भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ओव्यूलेशन स्टार्ट होता है। लेकिन जब इस पे स्टडीज की गई, ज्यादातर इसके ऊपर बात की गई अर्ली 2000 में, तो ये देखा गया कि ये जो अगर आप बहुत ज्यादा स्टेरॉइड ले रहे हैं या फिर अगर आपने स्टेरॉइड नहीं ली, आपकी बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तब आपके केस में अगर आपको HCG के शॉट दिए जाएं तो आपका टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन है वो शूट अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो HCG जिसका नाम है ह्यूमन कोरिकोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये आपके मेल्स में टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, वर्क्स एज ए कैटलिस्ट।
When injected into men, HCG can increase testicular testosterone production. मतलब क्या है? It work as a pro hormone. ये आपकी बॉडी में डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन आप नहीं डाल रहे, आप एक ऐसा कंपाउंड डाल रहे हैं जो नॉर्मल प्रोडक्शन आपकी बढ़ा रहा है टेस्टोस्टेरोन की। तो ये HCG वैसे ही काम करता है। इसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में डॉक्टर्स यूज करते हैं अगर नॉर्मली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल ज्यादा नहीं है। एफिशिएंसी cited anecdotally as useful for males who takes anabolic steroid। तो HCG को ज्यादातर जो लोग अपनी पोस्ट साइकिल थेरेपी में यूज करते हैं कि समझो आपने अपनी स्टैकिंग लंबे टाइम तक की, आपने ट्रैन पिनैथनेट और आपने विंस्टॉल को कंबाइन करके आप ले रहे हैं, उसके बाद आपने अपने 3 मंथ्स की साइकिल को कंप्लीट किया, उसके बाद पिरामिड वे में आपने अगर उसके डोजेस को कम किया है तो उसके बाद याद रखिए जो नेचुरल प्रोडक्शन हो गया वो आपकी बॉडी में बहुत कम हो जाता है, ऑलमोस्ट 10% ही रह जाता है और टेस्टिकुलर एट्रोफी आ जाता है। तो उस केस में जो पोस्ट साइकिल थेरेपी होती है जिसमें आपका क्लोमोड या नोवाडेक्स दिया जाता है जो अरोमेटाइजेशन जो आपकी होती है उसको रिड्यूस करने के लिए, जिससे आपकी बॉडी में जो एस्ट्रोजन लेवल है उनको कम किया जाता है, उसके साथ साथ आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने का काम किया जाता है। तो जो पोस्ट साइकिल थेरेपी में आपको HCG के इंजेक्शन लेने होते हैं, और ये जो HCG के इंजेक्शन भी होते हैं इनको एक सर्टेन टाइम से ज्यादा नहीं लिया जाता, मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको 20 डेज के लिए लिया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लंबे टाइम तक HCG लेंगे तो अगेन आपकी बॉडी HCG पे डिपेंडेंट हो जाएगी अपने टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अभी हम बात करते हैं एंडोजीनियस टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन इज सप्रेस्ड एट द एंड ऑफ ए स्टेरॉइड साइकिल। इफ HCG used by athlete, it is likely used by those who are finishing a cycle of anabolic steroid and are looking to activate their own endogenous testosterone production। तो वही चीज जो मैंने भी आपको बताई है आपकी नेचुरल प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो आपकी टेस्टोस्टेरोन एट्रोफी ना हो, मतलब होने के बाद वो ठीक हो जाए और आपके नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो जाए। एडवर्स इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं? अभी देखो HCG के जो साइड इफेक्ट्स हैं इसके ऊपर अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, अभी बहुत ज्यादा अलग अलग थ्योरीज हैं इसके ऊपर, लेकिन अभी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है। सो देयर इज अ वेरी लिटिल रिसर्च ऑन साइड इफेक्ट ऑफ HCG। द साइड इफेक्ट दैट आर कॉमन टू इंजेक्शन आर पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस अराउंड द इंजेक्शन साइट। जो एक नॉर्मल इंजेक्शन लेने पे आपके मेजॉरिटी ऑफ लोगों में होते हैं, तो वही बेसिक साइड इफेक्ट होते हैं। अभी याद रखिए इसके साइड इफेक्ट्स, ऐसा नहीं है कि साइड इफेक्ट नहीं है, पर अभी इतनी वास्ट स्टडीज इसके ऊपर नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं इंसुलिन। देखो इंसुलिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनाबॉलिक हार्मोन है आपका, जो बॉडी आपकी नेचुरली प्रोड्यूस करती है पैनक्रियाज में, लेकिन बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स इसको आपकी पोस्ट वर्कआउट इसको लेते हैं अपने अपनी हाइपरट्रॉफी और स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रोटीन अमीनोज के यूटिलाइजेशन के लिए, कार्ब्स की यूटिलाइजेशन के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा आपका अमीनोज और कार्ब्स आपकी मसल में जाएंगे उतना ही आपकी मसल्स का एनाबॉलिज्म होगा, उतना ही ज्यादा उनकी हाइपरट्रॉफी बढ़ेगी। तो facilitates the uptake of glucose and amino acid into the cell efficiency। There are several reports that post-workout carbohydrate ingestion suppresses muscle protein breakdown via the anti-catabolic effect of insulin। तो इंसुलिन का एक एंटी कैटाबॉलिक इफेक्ट भी होता है कि अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं तो आप जो भी आप इमीडिएटली मील ले रहे हैं तो इंसुलिन स्पाइक होता है। आपको पता है इंसुलिन आपके मसल्स तक जितने भी आपकी ग्लूकोज है, अमीनोज है, उनको लेके जाता है। तो इंसुलिन स्पाइक, अगर इंसुलिन आप पोस्ट वर्कआउट लेते हैं तो कैटाबॉलिक इफेक्ट को कम करता है। थ्योरेटिकली इफ प्रोटीन ब्रेकडाउन इज सप्रेस्ड ओवर सेवरल वीक्स टू मंथ्स, गेन इन लीन मसल मास कुड बी रियलाइज्ड। तो ये बेसिकली थ्योरेटिकली ये चीज माना जाता है कि इंसुलिन से आपका कैटाबॉलिज्म कम होता है, मसल ब्रेकडाउन कम होता है और एनाबॉलिज्म ज्यादा होता है। तो बेसिकली जितना ज्यादा एनाबॉलिज्म होगा उतना ही आप लीन मसल मास गेन करेंगे। अगेन इट्स अ थ्योरेटिकल थिंग। एडवर्स इफेक्ट, अब इंसुलिन के बहुत ज्यादा डेंजरस इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर सर्टेन लेवल से ज्यादा है। इमीडिएट डेथ, यू कैन डाई, कोमा, पॉसिबल डेवलपमेंट ऑफ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज इन ए प्रीवियसली हेल्दी एथलीट। तो याद रखिए, अगर आप, ये तो रेयर होते हैं, इमीडिएट डेथ और कोमा तो रेयर होते हैं, बट दे डू हैपन। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ एथलीट्स में है उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो आपके डायबिटीज हो जाती है उनको, क्योंकि जो इतने ज्यादा डायबिटीज भी क्या होती है, जस्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो आपके इंसुलिन प्रॉपर्ली आपका काम नहीं कर पाती, डाउन ग्रेडेशन हो जाती है आपके इंसुलिन रिसेप्टर्स की। अब हम बात करते हैं HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। इसको कौन प्रोड्यूस करता है? आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं? स्टिमुलेट्स बोन एंड स्केलेटल मसल ग्रोथ, हेल्प्स मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ फैटी एसिड फ्रॉम फैट सेल्स,
एफिशिएंसी, और ये क्या करता है, एक और हार्मोन बनाता है, स्टिमुलेट करता है, जो आपकी लिवर प्रोड्यूस करता है, जिसको हम बोलते हैं IGF-1, ठीक है, जिसको इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर भी बोलते हैं। अब एफिशिएंसी की बात करते हैं। Little research has been done with the athletes. Research with healthy elderly person as well as the children and adults with growth hormones deficiency shows improvement in lean body tissue with decrease in body fat. अब देखो, किसी भी हार्मोन की रिसर्च करने के लिए आपको FDA से अप्रूवल लेना पड़ता है, किसी भी मेडिकेशन की। तो हार्मोन्स जिसको सबको पता है कि एक सर्टेन लेवल से ज्यादा ले रहे हैं, लंबे टाइम तक ले रहे हैं, तो उस केस में FDA अप्रूवल नहीं देता। अगर FDA अप्रूवल भी दे रहा है, या फिर जो रिसर्च है वो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर्स के ऊपर है, और उन बॉडी बिल्डर्स ने कितनी डोजेज एक्चुअल में ली है, उनको जो रिसर्चर्स हैं वो एनालाइज नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ बॉडी बिल्डर्स ज्यादा डोजेज ले रहे हैं, कम बताते हैं, या फिर अगर वो क्लिनिकल बैकग्राउंड, अगर वो स्टडीज में जाते हैं, तो FDA एक सर्टेन लेवल से ज्यादा डोजेस देने की उन्हें टेस्ट सब्जेक्ट्स को इजाजत नहीं देता, जिससे उनके पर्टिकुलर जो साइड इफेक्ट्स हैं या फिर जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट है वो पता नहीं चलता। इसलिए जो हार्मोन्स हैं इनके ऊपर ज्यादा रिसर्च आज तक नहीं हो पाई, मे बी फ्यूचर में भी नहीं हो पाएंगे। तो अब हम एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं HGH की। एक्सेस HGH आफ्टर प्यूबर्टी कॉजेज एक्रोमेगाली, जिसको बोलते हैं। देखो, HGH का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, आपकी जो बॉडी में वो हर चीज का साइज बढ़ाता है। तो एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें आपके हाथों का, पैरों का साइज बढ़ जाता है, वाटर रिटेंशन बढ़ जाती है, या फिर आपकी बॉडी में अगर किसी भी तरीके का कोई कैंसरस सेल है, कोई ट्यूमर है, कोई भी ऐसी चीज जो हो सकता है आपको, क्योंकि हर किसी की बॉडी में थोड़े बहुत कैंसरस सेल होते हैं, वो डिपेंड करता है वो कितनी जल्दी मल्टीप्लाई हुए। तो अगर कैंसरस सेल आपकी बॉडी में या कोई ट्यूमर है, तो HGH क्या करेगा, उनकी जो एम्प्लीफिकेशन है, उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो बढ़ा देगा। तो कोई कैंसर अगर हो सकता है धीरे धीरे डेवलप हो रहा है आपकी बॉडी में, अगर हेल्दी लाइफस्टाइल आपने मेंटेन किया, हो सकता है वो आपकी बॉडी में एक सर्टेन लेवल तक जाए ना, ताकि आपकी कोई बॉडी पे मेडिकल नेगेटिव इफेक्ट आए। लेकिन अगर HGH लेते हैं तो वो ट्यूमर या उस कैंसरस सेल को विद इन कपल ऑफ ईयर्स या विद इन मंथ्स बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। इट कैन बी रियली डेंजरस फॉर योर बॉडी। उसके साथ साथ आपकी बॉडी में जो एक्रोमेगाली जो एक मेडिकल कंडीशन होती है, उसमें आपकी वाइडनिंग ऑफ द बोन्स, आर्थराइटिस, ऑर्गन इनलार्जमेंट एंड मेटाबॉलिक एब्नॉर्मलिटीज आपकी आ जाती है, मतलब हर चीज का साइज बढ़ा देता है। अब्यूज ऑफ HGH कैन आल्सो लीड टू डायबिटीज इन प्रोन इंडिविजुअल, जो कहीं ना कहीं प्री डायबिटीज भी हो सकती है, कार्डियोवास्कुलर डिसफंक्शन, मसल, जॉइंट एंड बोन पेन, हाइपरटेंशन, एब्नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ऑर्गन्स, या फिर एक्सेलरेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस, मतलब ये आपकी बॉडी में ऑर्गन्स तक का साइज बढ़ा देगा, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है उसका साइज भी बढ़ा देगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं इरेथ्रोपोइटिन। इरेथ्रोपोइटिन क्या होता है, जिसको EPO बोलते हैं। ये बेसिकली आपके रेड ब्लड सेल्स पे काम करता है, उनकी मल्टीप्लिकेशन करता है, उनके नंबर्स आपकी बॉडी में बढ़ाता है। हर किसी ने एक आर्मस्ट्रॉन्ग बंदा है, मुझे उसका फर्स्ट नेम याद नहीं आ रहा, ही वाज अ साइक्लिस्ट, लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग आई गेस। तो वो साइक्लिस्ट था, उसको कैंसर हुआ था, तो उसने बड़ी ही अपनी डॉक्टर्स की हेल्प से कुछ कैंसर सेल से बाहर आया, कैंसर को उसने डिफीट किया। उसके बाद टूर द फ्रांस में उसने साइकिलिंग करी, और उसने अपनी 42 या 43 की एज में उस साइक्लिक रैली में वो फर्स्ट आया। लेकिन उसको एंटी डोपिंग एजेंसी ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में इरेथ्रोपोइटिन लेने के ट्रेसेस मिले। वो इरेथ्रोपोइटिन क्या करता है, आपकी एंड्योरेंस को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। अब उसके लिए वो एथिकल था, वो सही था या नहीं था, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगेन एक ऐसा बंदा जो कैंसर से लड़के आया, देखो आपका एंटी डोपिंग एजेंसी का एक ही मकसद है कि हर कोई अपने एक प्लेटफॉर्म पे हो, उनको कहीं से भी कोई ऐसा बेनिफिट ना मिले कोई केमिकली जिससे उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। लेकिन एक ऐसा बंदा जो ऑलरेडी अपने बॉडी में थ्रू द कीमोथेरेपी इतना वीक हो चुका है, ऑलरेडी उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स मर चुके हैं, फिर भी वो कम्पीट करता है, वो कुछ सब्सटेंस ऐसे लेता है जो उनको लेने के बाद वो जीत जाता है। ये सही है गलत आई डोंट नो, बट ये इरेथ्रोपोइटिन तभी उस टाइम पे ही आपका बहुत ज्यादा न्यूज में आया था, EPO जिसको बोलते हैं। इंजेक्शन ऑफ EPOs आर एसोसिएटेड विद एलिवेशंस इन बोथ हेमोक्रिट एंड हीमोग्लोबिन। Health risks include increased risk of blood clotting, elevation in systolic blood pressure, a compromised thermoregulatory system, and dehydration during aerobic endurance sports. So erythropoietin basically आपके जो मैराथन रनर्स हैं, या फिर जो ऐसे लोग जो बहुत दूरी तक भागते हैं, ऐसे कोई काम करते हैं,
आपके आयरन मैन के अंदर लिया जाता है, लेकिन इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं जिसको हम बीटा एगोनिस्ट बोलते हैं, या जिसको हम बीटा एड्रोजेनिक एगोनिस्ट बोलते हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट बहुत सारी हमारी दवाइयां होती हैं, लेकिन बीटा 2 एगोनिस्ट होती क्या है? दे आर ब्रेकियोडायलेटर। तो जो आप इनहेलर लेते हैं, जो किसी को अस्थमा होता है, तो उनमें जो भी मेडिकेशन होती है दे आर बीटा 2 एगोनिस्ट। तो बेसिकली ब्रेकियोडायलेटर ही होते हैं, आपके एयरवेज को ओपन कर देते हैं, एलर्जी को खत्म कर देते हैं। लेकिन इसकी बॉडी में एक नेगेटिव इफेक्ट, जब इसकी रिसर्च हुई है, डॉक्टर जब अपने पेशेंट को देते थे, उसका एक नेगेटिव इफेक्ट क्या था? वो बहुत ज्यादा फैट लॉस या फिर वेट लॉस हो जाता था, जिसको सप्लीमेंट इंडस्ट्री ने पकड़ लिया और उसके ऊपर बहुत सारी ड्रग्स बन गई। तो बीटा एगोनिस्ट कैन इंक्रीज लीन मसल मास एंड डिक्रीज स्टोर्ड बॉडी फैट। तो उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या था? आपकी बॉडी में जिसको लीन मसल मास गेन होना और फैट लूज करना। लीन मसल मास इतना गेन नहीं होता जितना फैट आपका लूज होता है। क्लेनबिट्रॉल इज अ मेजर एग्जांपल। T3 T4 जो हार्मोन्स आप दवाइयां लेते हैं। अब हम बात करते हैं बीटा ब्लॉकर। देखो बीटा ब्लॉकर या जिसको बीटा ब्लॉकर भी बोलते हैं, ये बेसिकली ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, आपकी बॉडी को बहुत ही शांत कर देते हैं। तो जो बीटा ब्लॉकर हैं, ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको हाइपरटेंशन होती है, हाइपर एंजाइटी होती है, उन लोगों को बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। लेकिन स्पोर्ट्स में ये प्राइमरली आपके ऐसे स्पोर्ट्स में शूटिंग हो गई या फिर जो आपका बो एंड एरो से रिलेटेड हो गई, तो जिसके अंदर आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा शांत रहने की जरूरत है, आपकी कोई भी एलिवेटेड नहीं होना चाहिए, आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, हार्ट रेट बहुत एलिवेटेड नहीं होनी चाहिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं होना चाहिए। तो उन पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में, ओलंपिक्स में आपके बीटा ब्लॉकर्स लिए जाते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं डाइटरी सप्लीमेंट्स की, जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स, ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, EA जिसको हम बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। मैंने आपको बताए थे 9 एसेंशियल अमीनोज आपके होते हैं, जिसमें 3 प्राइमरली होते हैं, आइसोल्यूसिन, लुसीन और विलीन। यही तीनों आपके ब्रांच चेन अमीनो एसिड भी होते हैं। लेकिन याद रखो, जो लुसीन होता है ये प्राइमरली एनाबॉलिक अमीनो होता है, जिसको आपको लेना चाहिए अपने वर्कआउट से पहले, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। तो EAA कैन ऑगमेंट मसल प्रोटीन सिंथेसिस इन हेल्दी ह्यूमन सब्जेक्ट्स। तो डेफिनेटली आपकी मसल्स को बढ़ाते हैं। ये जो है, ये दीज आर डाइटरी सप्लीमेंट्स। इनके जो इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इफेक्ट या साइड इफेक्ट बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं। अब हम बात करें रोल ऑफ लुसीन इन मसल प्रोटीन सिंथेसिस। अब हम ये पूरा एक फिगर है जिससे आपको दिखेगा। सबसे पहली चीज क्या होती है? स्टिमुलस होता है। स्टिमुलस से एक्टिवेशन ऑफ मसल स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। अब वो इंक्रीज इन AKT-mTOR पाथवे प्रोटीन सिंथेसिस। याद रखो, mTOR के ऊपर मैंने बताया था, जो भी आपकी मसल साइज बढ़ता है, जो भी एनाबॉलिज्म होता है, वो आपकी एक्टिवेशन ऑफ मसल स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, जिसको AKT-mTOR पाथवे के थ्रू जाता है। तो याद रखो, यही रिस्पॉन्सिबल है आपकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी, स्ट्रेंथ के ऊपर, एनाबॉलिज्म के ऊपर। और उसके बाद हमारे इफेक्ट क्या आते हैं? हाइपरट्रॉफिक रिस्पॉन्स आता है। और इसका जो एक काउंटर बैलेंस होता है, वो अमीनो जो भी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट काइनेज होता है, जिसके ऊपर इन दोनों का बैलेंस होता है। तो इसका जो एक्टिवेशन होता है AKT-mTOR पे एक बैलेंस में रहना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा एक्टिवेट होता है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की डीजनरेशन और एजिंग बढ़ा देता है। तो इंड्यूस बाय, अब याद रखो, आपकी बॉडी में कैसे हाइपरट्रॉफी आपको मिलेगी, कैसे स्ट्रेंथ बिल्डअप होगा। एक स्टिमुलस होना चाहिए, स्टिमुलस के बाद वो आपकी एक्टिवेशन ऑफ मसल स्पेसिफिक जीन्स होंगे, फिर mTOR एक्टिविटी बढ़ जाएगी, फिर आपका हाइपरट्रॉफिक रिस्पांस आएगा। तो स्टिमुलस आपको कहां से मिलता है? स्टिमुलस मिलता है आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से। आप कितनी अग्रेसिव और हैवी वर्कआउट कर रहे हैं, उसके बाद आपके मसल स्पेसिफिक जीन्स और स्टिमुलस ये रिलीज हो जाते हैं। पर जैसे ही आप mTOR में जाते हैं, तब आता है आपका लुसीन। तो mTOR एक्टिविटी को और ज्यादा इनहेंस करने के लिए आपका लुसीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप सप्लीमेंटेशन ले रहे हैं, तो बिफोर वर्कआउट आपको जो एसेंशियल अमीनो एसिड में बहुत सारी सप्लीमेंटेशन आती है, ब्रांच अमीनो एसिड होते हैं, उसमें आप अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन आप BCAA अपना लीजिए अपना 15-20 मिनट पहले, वर्कआउट से पहले। या फिर अगर सेपरेट लुसीन तो क्या कहीं नहीं मिलता, लेकिन जो प्राइमरी फैक्टर होता है लुसीन आपका होता है। उसके बाद हमारा हाइपरट्रॉफिक रिस्पांस कैसे आता है? सिनर्जी बिटवीन रेजिस्टेंट एक्सरसाइज एंड लुसीन इंजेक्शन। मतलब लुसीन लीजिए वर्कआउट से पहले और अच्छा वर्कआउट कीजिए, आपके बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड। लुसीन इज अ की रेगुलेटर इन स्टिमुलेटिंग मसल प्रोटीन सिंथेसिस। Leucine directly activates the AKT-mTOR pathway in skeletal muscles, which is the key pathway in skeletal muscle protein synthesis. तो जो key factor है that is AKT-mTOR pathway, मतलब, और इसको एक्टिवेट आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से होता है
और उसके साथ साथ जो ल्यूसीन है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। अब हम एक और डाइटरी सप्लीमेंट के एक बेसिक कंपाउंड पे चलते हैं जिसको एर्जिलीन बोलते हैं। एर्जिलीन का दूसरा नाम क्या भी नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, ये कहीं ना कहीं वेजोडाइलेशन करता है, आपकी जो आर्टरीज की है, वेन्स की है, इनको डायलेट कर देता है, जैसे ब्लड फ्लो, जिससे आपकी बॉडी में ज्यादा बेटर तरीके से हो। तो ये क्या करता है, आपका आर्जिलीन क्या करता है, एलिवेशन इन नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स बढ़ाता है आपकी बॉडी में, जिससे आपकी मसल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा मसल ब्लड फ्लो बढ़ेगा उतना ही